आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल लेकर हाजिर हूं 1 जुलाई का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। भारत के हाईवे प्रोजेक्ट में चीन बैन, डेटा कानून पर भी उठे सवाल। चीन में 2017 में एक ऐसा कानून पास हुआ था जो कंपनियों को डेटा चीनी इंटेलिजेंस सर्विस से शेयर करने के लिए मजबूर करता है। 5,85,000 के पार हुए कोरोना के मामले, केजरीवाल ने कहा सुधर रहे हालात। दिल्ली में कोरोना की वजह से मौत कम होने लगी है। एक दिन ऐसा आया था जिस दिन लगभग 125 के करीब लोगों की मौत हुई थी। तमिलनाडु में पावर प्लांट में ब्लास्ट, 6 की मौत, 17 घायल। आज सुबह एक बॉयलर ब्लास्ट हुआ था नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन जो कडलूर डिस्ट्रिक्ट में है। और कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाएंगे इस्लामाबाद में मंदिर पर क्यों हो रहा है विवाद, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्य खबरों के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लद्दाख के दौरे पर जाएंगे। सीमा पर राजनाथ सिंह सैनिकों और कमांडरों से मुलाकात कर भारत के सैन्य तैयारियों की समीक्षा करेंगे। पतंजलि की कोरोनिल दवा पर प्रतिबंध हट गया है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि दवा बेच सकती है, लेकिन कोविड-19 को ठीक करने के नाम से दवा नहीं बेची जा सकेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत में अब चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। तमिलनाडु के कुडलूर जिले के NLC इंडिया लिमिटेड के थर्मल प्लांट में बुधवार को बॉयलर फटने के बाद 6 लोगों की मौत हो गई और 17 श्रमिक घायल हो गए हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट का विस्तार गुरुवार को होगा। हरियाणा में गर्मियों की छुट्टियां 26 जुलाई को खत्म होने के बाद 27 जुलाई से स्कूल खोल दिए जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने ये जानकारी दी है। महाराष्ट्र की सरकार ने सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा का इस्तेमाल अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारी और कर्मचारी का इस साल का इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। जून महीने में देश की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है। इस दौरान बेरोजगारी दर सिर्फ 10.99% रही, जबकि मई में ये 23.48% की ऊंचाई पर थी। देश की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया को मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान 73,878 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। नेपाल में सत्ता संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने समर्थन देने का फैसला किया है। चीन में वैज्ञानिकों ने एक नए फ्लू की पहचान की है जिसके महामारी बनने की आशंका है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने आतंकी संगठन तालिबान को शांति समझौते का पालन करने को कहा है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो, आपके साथ मैं हूं पूनम कौशल। सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत ने आज चीन पर एक और स्ट्राइक की। भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत के किसी भी सड़क निर्माण प्रोजेक्ट में अब चीन की कंपनी को शामिल नहीं होने दिया जाएगा। भारत में 5G नेटवर्क के विकास में चीन की कंपनी हुआवे की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। वहीं भारत के चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ा है। इसी बीच चर्चा चीन के उस डेटा कानून की भी हो रही है जिसके तहत चीन की एजेंसियां किसी भी कंपनी से डेटा मांग सकती हैं। क्या है ये कानून और भारत इसे लेकर क्यों चिंतित है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। भारत की संप्रभुता, एकता, सुरक्षा और व्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के करोड़ों मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। चीन के साइबर सिक्योरिटी कानून से भारत को खतरा इसलिए है क्योंकि चीन अपनी साइबर सिक्योरिटी को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखता है। यही वजह है कि चीन की कंपनियों पर वहां की सरकार जब चाहे तब शिकंजा कस सकती है। चीन ने ये सभी कानून पिछले 5 सालों में बनाए हैं। चीन में 2017 में एक ऐसा कानून पास हुआ था जो कंपनियों को डेटा चीनी इंटेलिजेंस सर्विस से शेयर करने के लिए मजबूर करता है। चीन के इस कानून के तहत चीनी कंपनियां भले वो दूसरे देश से ऑपरेट कर रही हों, वो चीन की इंटेलिजेंस एजेंसियों से डेटा शेयर करने को लेकर बाध्य हैं। अब इसे एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। लद्दाख सीमा पर तनाव अधिक है। भारत में चीन की कई कंपनियां हैं जो CCTV बनाती और बेचती हैं।
भारत सरकार में भी कई जगहों पर इनका इस्तेमाल हो रहा है। इस तनाव के बीच अगर चीन की सरकार सीसीटीवी फुटेज को देश के हित, राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर साइबर सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा मानती है, तो चीन की सरकार चाहे तो इन सीसीटीवी कंपनियों से सारी फिल्म जांच के लिए मांग सकती है और उन कंपनियों को वहां के कानून के तहत ऐसा करना होगा। कोई कंपनी ऐसा करने से मना करती है तो वो एक दंडनीय अपराध होगा। इतना ही नहीं, चीन की कंपनियों के साथ एक दूसरी दिक्कत भी है। अमेरिका ने चीन की 2 कंपनियों हुआवे और ZTE कॉरपोरेशन पर आरोप लगाया है कि या तो उनका मालिकाना हक चीन की सेना के पास है या वो चीनी मिलिट्री कंट्रोल के अंदर आती हैं। ऐसी सूरत में भारत के लिए खतरा और अधिक बढ़ जाता है। चीन के कानून में साइबर संप्रभुता की बात भी कही गई है। चीन मानता है कि केवल राष्ट्रीय संप्रभुता से काम नहीं चलेगा। दुनिया का सबसे मजबूत माने जाने वाला देश अमेरिका के पास भी अलग से साइबर सुरक्षा कानून नहीं है। वहां भी अलग अलग सेंटर और विभाग ने साइबर सुरक्षा के लिए अपने कानून बनाए हैं। साफ है, चीन जिस तरह से तकनीक में सुपर पावर बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है, उसके मद्देनजर उतनी ही तेजी से इस दिशा में उसने कानून भी बनाए हैं। आनंद श्रीवास्तव, आज तक रेडियो। तो चीन ने जहां दुनिया भर में अपनी कंपनियों का जाल फैलाया हुआ है, वहीं दुनिया की इंटरनेट कंपनियां चीन में कारोबार नहीं कर सकती। यहां तक कि चीन के नागरिक बाहर की किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन का इस्तेमाल चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। चीन ने इंटरनेट तक लोगों की पहुंच सीमित करने का जो सिस्टम विकसित किया है, उसे द ग्रेट चाइनीज फायरवॉल कहते हैं। चीन की ये अदृश्य दीवार कैसी है जिसे बाहरी कंपनियां नहीं लांघ पाती, समझा रहे हैं आज तक के लिए तकनीक की दुनिया पर नजर रखने वाले हमारे संवाददाता मुंजीर अहमद। ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना सुनने में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से मिलता जुलता ही लगता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। द ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना दरअसल इंटरनेट सेंसरशिप है जो चीन यूज करता है। इसे दुनिया का सबसे एडवांस्ड इंटरनेट सेंसरशिप या गोल्डन शील्ड प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इसी का उदाहरण है कि चीन में फेसबुक, गूगल, विकिपीडिया और ट्विटर जैसी दुनिया की पॉपुलर वेबसाइट्स ब्लॉक हैं, इन्हें आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हालांकि चीन में सोशल मीडिया और मैसेजिंग से लेकर सर्च इंजन तक के लिए अलग अलग विकल्प हैं जो वहां के लोग यूज करते हैं। चीन इसी फायरवॉल के तहत कंटेंट को भी सेंसर करता है। इसके कई अलग अलग वजह हैं। कई बार वहां सर्च इंजन रिजल्ट में भी मैनिपुलेशन किया जाता है। वेबसाइट्स और यूआरएल ब्लॉक की बात करें तो इस फायरवॉल से इंडिविजुअल वेबसाइट्स ब्लॉक की जाती हैं। इतना ही नहीं, ये फायरवॉल ब्लैकलिस्ट किए गए कीवर्ड को वेब पेज से स्कैन करके उसे भी ब्लॉक कर देता है। उदाहरण के तौर पर किसी खास कीवर्ड को अगर इस फायरवॉल में ब्लॉक करने के लिए लगाया गया है तो अब ये फायरवॉल इंटरनेट पर जितने सारे वेब पेज हैं उसे स्कैन करेगा और उस कीवर्ड वाले जितने वेब पेज यानी वेबसाइट्स हैं उन सभी को ब्लॉक कर देगा। चाइना बाहर की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को ब्लॉक करके लोगों को उनका विकल्प यूज करने के लिए एक तरह से मजबूर भी करता है। हालांकि वहां की ऑल्टरनेटिव सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट या फिर ईमेल वेबसाइट काफी बेहतरीन है और फेसबुक के ही लेवल की हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेट फायरवॉल को क्रैक नहीं किया जा सकता, ये भी संभव है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है। फायरवॉल को बाईपास करने के लिए कई तरह के एडवांस्ड वीपीएन सॉल्यूशन आते हैं और कुछ लोग उसे वहां यूज भी करते हैं। इसके बाद वो दूसरी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ग्रेट फायरवॉल का काम एक ये भी है कि वो क्रॉस बॉर्डर इंटरनेट ट्रैफिक को कम करे जिनमें दूसरे देशों की बड़ी वेबसाइट्स होती हैं। कई बार वेबसाइट्स को ब्लॉक नहीं भी किया जाता है, लेकिन इसे लिमिट कर दिया जाता है। इसमें जितने कंटेंट होते हैं वो सिर्फ चीन के होते हैं, वहीं से जनरेट किए जाते हैं, वहीं के लोकल सर्वर में रखे जाते हैं, लेकिन वेबसाइट किसी दूसरे कंट्री के भी हो सकती है। ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना या गोल्डन शील्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत 1998 में की गई थी और लगातार इसमें बदलाव किया जाता रहा है। फायरवॉल आम दिनों में आप और हम अपने कंप्यूटर में भी यूज करते हैं। कुछ बेसिक मेथड की बात करें तो इनमें आईपी ब्लॉकिंग और डीएनएस ब्लॉकिंग शामिल हैं। चूंकि चीन की जनसंख्या काफी ज्यादा है, इसलिए बड़े पैमाने पर किया जाता है और इसीलिए इसे फायरवॉल नहीं बल्कि ग्रेट फायरवॉल कहा जाता है। ग्रेट फायरवॉल के ही वजह से शायद इंटरनेट फ्रीडम में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में चीन का नंबर पहला है। भारत इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है। शुक्रिया मुंजीर।
तो वहीं भारत में टिकटॉक बंद होने पर जहां बहुत से लोग खुश हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जिनके दिल टूट गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने वीडियोस बनाकर कुछ समय में ही सेलिब्रिटी जैसा दर्जा हासिल कर लिया था। ऐसे ही एक टिकटॉकर हैं मृदुल, जिनसे बात की हमारे सहयोगी सिद्धार्थ ने और पूछा कि टिकटॉक पर बैन से उन पर क्या असर हुआ है। जो कंटेंट ऑलरेडी मैंने टिकटॉक पे डाल रखा है, तो मेरे को जितना टिकटॉक की टीम से पता लगा है तो वो कंटेंट तो सेफ़ ही है। और हाँ, मतलब लाइक ये काफ़ी दुख है क्योंकि मुझे 1 साल अभी कंप्लीट हुआ था टिकटॉक पे, एंड उसके अंदर मैंने आई गेस 2100 से भी ऊपर वीडियोस टिकटॉक पे अपलोड कर रखी है। तो आई नो क्योंकि एक वीडियो में भी मेरी कितनी रिसर्च, मेरा कितना कंटेंट, मेरा कितना टाइम, मेरा कितना हार्डवर्क काइंड ऑफ गया हुआ है। तो अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो ने शायद से कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करी है। तो मैं अगर आपको सही बताऊं तो मेरे को सही में इस चीज़ का कोई दुख नहीं है कि वो कंटेंट चला गया, ये वो चीज़। टिकटॉक से एज सच मैं आपको सही बताऊं तो महीने की मेरे 10% की ही इनकम होती है, क्योंकि टिकटॉक मतलब मैं टू बी स्पेसिफिक सिर्फ अपनी लाइक ऑडियंस और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए करता था, क्योंकि लाइक टिकटॉक नया प्लेटफॉर्म था और लाइक टिकटॉक पे जैसे धीरे धीरे करके ही ब्रांड्स वगैरह आ रहे थे। तो आप ये मान लो मेरे को 2 महीने के अंदर एक ब्रांड मिलता था, और यही मे बी और इससे और ज़्यादा अगर हम बड़े टिकटॉकर की बात करते हैं जो मे बी 25 मिलियन 30 मिलियन पे हैं, तो उनको 1 महीने के अंदर एक ब्रांड मिल जाता होगा, क्योंकि ब्रांड कंपैरेटिवली कम आते हैं। मतलब मैं एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ जिसके ऊपर 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, इसके साथ वो इंस्टाग्राम पे भी मेरे 1.2 मिलियन है। सो वहाँ पे जितनी रैपिडली कोलैबोरेशंस मेरे को आती हैं, तो उसके हिसाब से टिकटॉक की कमाई तो मेरी पूरी इनकम का आई गेस 5 से 10% ही है। अब दुख की बात करो तो ऑब्वियसली बात है, दुख हो जाता है। जैसे मतलब लाइक किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, मतलब ऐसी वाली चीज़ हो गई। जैसे टिकटॉक एक अलग फ्लेवर देता था कि 15-30 सेकंड्स की वीडियो, और उस पर मैं इवन जो टारगेट भी करता था ऑडियंस को, वो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में ज़्यादा करता था। तो मेरा एक बोलने का अंदाज़ भी कुछ अलग था वहाँ पे। मतलब लाइक मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रैंकली वहाँ पे बात करता था। इतना मैं फ्रैंकली अपने इंस्टाग्राम या अपने यूट्यूब वगैरह पे बात नहीं करता। शुक्रिया मृदुल। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। और अब बात कोरोना वायरस की। भारत में अब कोरोना संक्रमण के मामलों की तादाद 6 लाख के करीब पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 18,500 से अधिक मामले सामने आए हैं। अब तक देश में 17,400 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। बीते 2 सप्ताह में ही देश में 2 लाख से अधिक मामले सामने आए। दिल्ली अब सबसे ज्यादा संक्रमित शहर है, लेकिन इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजधानी में हालात पहले से सुधर रहे हैं। एक प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल ने कहा, 1 हफ्ता पहले 6250 मरीज थे, पिछले 1 हफ्ते में 450 मरीज कम हो गए बढ़ने की बजाय। आज हमने 15,000 बेड्स का इंतजाम कर लिया। कोरोना के बेड्स का अस्पतालों के अंदर, आईसीयू बेड्स का, नॉर्मल बेड्स का, वेंटिलेटर का, आज हमने 15,000 बेड्स का इंतजाम कर रखा है दिल्ली में, लेकिन केवल 5800 मरीज हैं। दिल्ली में कोरोना की वजह से मौत कम होने लगी है। एक दिन ऐसा आया था जिस दिन लगभग 125 के करीब लोगों की मौत हुई थी। अब डेली 60-65 के आसपास हो रही हैं। इसे और भी कम करना है, लेकिन अब लगभग 60-65, लगभग आधी के करीब, जो पीक आई थी उससे आधी के करीब हो गई है। ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 60,000 एक्टिव केसेस होंगे, आज केवल 26,000 एक्टिव केसेस हैं दिल्ली में, लगभग 1/3। ये हम सब लोगों की, आप लोगों की, हम सब लोगों की, सारे दिल्ली वासियों की मेहनत का नतीजा है। डॉक्टर्स की, नर्सेज की, सारे समाज की मेहनत का नतीजा है कि हमने फिलहाल स्थिति को कंट्रोल कर लिया है। तो ये थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।
अब शायद ही ऐसी कोई बात होती हो जो बिना कोरोना वायरस शब्द के पूरी होती है, लेकिन 6 महीने पहले किसी ने भी इस नए वायरस का नाम नहीं सुना था। कोरोना वायरस इससे पहले सामने तो आए थे, लेकिन हमारे जीवन को इस तरह प्रभावित नहीं किया था। चीन के वुहान से निकला ये वायरस अब दुनिया में फैल चुका है और हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया है। ये अदृश्य खतरा अब हमारी सोच, हमारी जिंदगी, हमारे कामकाज, हर चीज पर हावी है। कब और कैसे आया ये वायरस और ये कैसे फैलता चला गया, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष। साल 2020 आधा बीत चुका है। इस आधे साल में पूरी दुनिया उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच झूलती दिखाई दी। कारण सिर्फ एक, कोरोना वायरस। साल के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और पूरी दुनिया को इसने अपना शिकार बना लिया है। दरअसल इसकी शुरुआत होती है 31 दिसंबर 2019 से। इस दिन चीन के वुहान प्रांत की सरकार ने एक बयान जारी किया कि वुहान में दर्जनों निमोनिया के मामले पाए गए हैं। लेकिन इसका असली रूप तब सामने आया जब 11 जनवरी 2020 को चीन की सरकारी मीडिया ने एक मौत की पुष्टि की जो कि एक अनजान वायरस के कारण हुई थी। आनन फानन में 23 जनवरी को वुहान शहर सील कर दिया गया, लेकिन तब तक ये वायरस जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहां तक कि अमेरिका तक पहुंच गया था। इसकी गंभीरता को देखते हुए 30 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की। It's certainly troubling that so many people and countries have been affected so quickly. Now that the virus has a foothold in so many countries, the threat of a pandemic has become very real. ये थे WHO चीफ टेड्रोस एधनम। जिस दिन हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा हुई उसी दिन इस वायरस ने भारत में भी दस्तक दी। केरल के थ्रिसूर जिले में वुहान से लौटा एक छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। अगले 2 दिनों में केरल में 2 और मामले सामने आए। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में भी इटली से लौटे एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया। विदेशों से यह संक्रमण भारत में और न पहुंचे, इसलिए 6 मार्च से भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कंपलसरी हेल्थ स्क्रीनिंग का आदेश जारी किया गया। 7 फरवरी को फिलीपींस में कोविड से पहली मौत हुई। यह चीन के बाहर कोरोना वायरस से होने वाली मौत का पहला मामला था। इसके बाद धीरे धीरे यूरोप के देश इसकी चपेट में आते गए और यूरोप कोविड का एक नया एपिसेंटर बन गया। भारत में पहले मामले आने के 40 दिन बाद तक केवल 50 केस ही सामने आए थे। पूरे देश में बातें चल ही रही थीं कि भारतीयों के साफ सुथरे रहन सहन और खान पान के कारण यह वायरस भारतीयों पे कुछ खास असर नहीं करता। लेकिन इन सभी बातों पर ताला तब लगा जब 12 मार्च को देश में कोविड-19 से पहली मौत कर्नाटक के कलबुर्गी में हुई। 15 मार्च आते आते पूरे देश में कोरोना के 100 मामले हो चुके थे। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने 19 मार्च को यह ऐलान किया कि पूरे देश में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। जनता कर्फ्यू एक प्रकार की तैयारी थी अगले चरण की। 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने 17 अप्रैल तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया। पूरा देश एक साथ थम सा गया। शुक्रिया आशुतोष। तो हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट का एक छोटा हिस्सा भर था। इसे पूरा सुनने के लिए आप आज तक रेडियो के पन्ने पर आ सकते हैं। और अब चलते हैं राजस्थान, जहां सामने आए एक वीडियो ने स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने बद इंतजामी का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली और अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड कर दिया। क्या है ये पूरा मामला और इस वक्त राजस्थान में कैसे हैं हालात, बता रहे हैं आज तक संवाददाता शरद कुमार। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच ऐसा वीडियो सामने आया है जो किसी को भी झकझोर कर रख दे। 16 सेकंड के इस वीडियो में नवरत्न नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि राजस्थान सरकार ने जिस राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी को कोरोना सेंटर घोषित किया है वहां पर बद इंतजामी के हालात ऐसे हैं कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं। नवरत्न ने ये कहा है कि यहाँ पर लाकर पटक दिया जाता है और फिर कोई देखने वाला नहीं होता है। ये वीडियो उसके मरने के 2 दिन बाद सामने आया है।
दरअसल नवरत्न बीमार पड़ने के बाद एक निजी अस्पताल में खुद की जांच करवाया था, जहां पर उसे कोरोना होना पाया गया था। उसके बाद उसे राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी में भर्ती करा दिया गया था। 15 जून को उसको भर्ती कराया गया था और 20 जून को उसके परिवार वालों को सूचना मिली कि नवरत्न अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके पहले 2 दिन पहले ही नवरत्न की मौत हो चुकी थी और परिवार वालों को इसलिए पता नहीं चला क्योंकि नवरत्न के मरने के बाद जो डिस्चार्ज टिकट तैयार किया गया उसमें पता भरतपुर कर दिया गया, जबकि नवरत्न जयपुर के ब्रह्मपुरी का रहने वाला है। ऐसे में उसका जो बेटा सूरज है वो आरोप लगा रहा है कि कहीं न कहीं पिता ने जान दी है, कोरोना से उनकी मौत नहीं हुई है और इसी सब को छुपाने के लिए उनका पता गलत लिखा गया था। अब इस पूरे मामले में राजस्थान सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह के हालात हैं वहां पर ऐसी खबरें आती रहती है कि राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी के कोरोना वार्ड यातना वार्ड बना हुआ है, लेकिन पहली बार इस तरह से वीडियो सामने आने के बाद यह खुलासा हो पाया है कि वहां पर हालात कितने खराब हैं। राजस्थान में कोरोना के मामले 18,000 से ऊपर चले गए हैं, जिसमें 3,447 एक्टिव मरीज हैं और 413 मरीजों की मौत हो गई है। बढ़ते मामलों के बीच इस तरह का वीडियो आना सचमुच झकझोर देता है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और अब बात जम्मू कश्मीर की उस तस्वीर की जिस पर आज दिन भर सोशल मीडिया पर चर्चा होती रही। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर। इस एनकाउंटर के दौरान मारे गए अपने नाना की लाश को जगाने की कोशिश करता एक मासूम 3 साल का बच्चा। हिंसा का दंश झेल रहे कश्मीर में ये तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। अधिक जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से आज तक संवाददाता अशरफ वानी। जम्मू कश्मीर पिछले 30 साल से आतंकवाद से जूझ रहा है। आतंकवादी हिंसा कश्मीर में रोज की बात है। आए दिन यहाँ पर मुठभेड़ें होती हैं जिसमें आतंकवादी मारे जाते हैं या फिर सुरक्षा बलों पर हमले होते हैं जिनमें सुरक्षा कर्मी मारे जाते हैं। लेकिन बुधवार को एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जिसने दुनिया भर में लोगों के दिल तोड़ दिए। दरअसल मामला सोपोर का है। सोपोर में आज सुबह करीब 7:30 बजे सीआरपी के एक काफिले पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान मारा गया और सीआरपीएफ के एक जवान के साथ साथ एक आम नागरिक की भी मौत हुई, जबकि 3 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए। लेकिन जो तस्वीर इस हमले के बाद इंटरनेट पर छा गई वो एक मासूम बच्चे की थी जो अपने नाना के मरे हुए शरीर पर करीब 15 मिनट तक रोता रहा। सुहेल नाम का ये बच्चा 3 साल का है जो श्रीनगर में एचएमटी के इलाके में रहने वाला है और अपने नाना को सुबह जिद करते हुए उसके साथ हंदवाड़ा के लिए निकल पड़ा था। दोनों नाना और बच्चा कार में सवार होकर सुबह 6 बजे श्रीनगर से निकले और जो ही ये दोनों सोपोर के पास पहुंचे तो वहां पर सीआरपीएफ पर हमला हुआ और हमले की चपेट में ये दोनों आए। नाना ने कोशिश की बच्चे की जान बचाने की, लेकिन उसकी जान चली गई। परिवार का आरोप है कि बशीर अहमद जो कि 65 साल का एक ठेकेदार था और हंदवाड़ा काम के लिए सुबह निकला था, उसकी मौत सीआरपीएफ की गोली से हुई है। जबकि पुलिस और सीआरपीएफ का कहना है कि बशीर अहमद की मौत क्रॉस फायरिंग में हुई और ना कि सीआरपीएफ की गोली से। बहरहाल वो मामला जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि 3 साल के सुहेल के दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनी जो जिंदगी भर उसको झंझोरती रहेगी। वो 15 मिनट तक अपने नाना के मरे शव पर उससे हिलाता रहा, कोशिश करता रहा उसे जगाने की, लेकिन 65 साल के बशीर अहमद मर चुके थे। बच्चे को मां के सुपुर्द पुलिस ने किया और फिलहाल बच्चा अभी भी कुछ कहने में सहमता है और कुछ कहने से इनकार कर रहा है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और उधर तमिलनाडु में आज एक थर्मल पावर स्टेशन के बॉयलर में हुए धमाके में 6 लोग मारे गए जबकि 17 लोग घायल हो गए। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ कर्मचारी फंसे भी हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के सीएम से बात की है। चेन्नई से हमारी सहयोगी शालिनी लोबो अधिक जानकारी दे रही हैं। आज सुबह एक बॉयलर ब्लास्ट हुआ था नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन जो कडलूर डिस्ट्रिक्ट में है,
6 लोगों की मौत हो गई, 17 लोग अस्पताल में हैं इंजरीज के साथ। उसमें से 11 लोग को 40% बर्न से ज़्यादा हुआ है और उन लोगों को चेन्नई में रेफ़र किया हुआ है यहाँ के हॉस्पिटल इलाज के लिए। ये दूसरा ब्लास्ट है जो ये सेम एनएलसी में हो रहा है लॉकडाउन के बीच में। इससे पहले मई 7 को भी एनएलसी में एक बॉयलर ब्लास्ट हुआ था, उसमें से 5 लोग मर गए थे उस टाइम में। इस टाइम का रीज़न असर्टेन नहीं किया हुआ है अब तक, एक इन्वेस्टिगेशन ऑन है इसका रीज़न असर्टेन करने के लिए। ये ब्लास्ट आज सुबह यूनिट 5 प्लांट 2 में हुआ था और जब ये ब्लास्ट हुआ था सुबह 10 बजे के आसपास, बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे क्योंकि उस एरिया में पूरा डार्क स्मोक थे, थिक डार्क स्मोक थे। बहुत ही स्कैरी सिचुएशन था, लोग रो रहे थे बाहर, बोल रहे थे कि हमारा जान पहचान वाले अंदर है, हमें जानना है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। रोड पे एम्बुलेंसेस दिख रहे थे, फायर टेंडर्स भी जा रहे थे, बहुत सीरियस सिचुएशन थे सुबह। अब कंट्रोल में है, अब स्थिति कंट्रोल में है। अब वो ब्लास्ट के रीज़न क्या है उसके लिए इंक्वायरी चल रहा है। आज सुबह होम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया था इस ब्लास्ट के बारे में, चीफ मिनिस्टर ने भी कंडोलेंसेस ट्वीट किया था इस ब्लास्ट के बारे में। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने एक सोल्यूशन भी अनाउंस किया हुआ है फैमिलीज के लिए जो इस ब्लास्ट से अफेक्टेड है। शुक्रिया शालिनी। और अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां एक हिंदू मंदिर के निर्माण पर विवाद हो गया है। हफ्ते भर पहले पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए एक अच्छी खबर आई थी। इमरान सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर निर्माण को इजाज़त दे दी थी, लेकिन अब ये योजना खटाई में पड़ सकती है। ऐसी आशंका क्यों है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर। महज 6 दिन पहले पाकिस्तानी सरकार ने इस्लामाबाद के पहले मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। यकीनन तब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को शुभा नहीं रहा होगा कि उनका फैसला पुरानी बहस को ताज़ा कर देगा। बहस यही कि इस्लामिक मुल्क में मस्जिद के अलावा कुछ और बनाया जा सकता है या नहीं। अब एक तरफ न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया और चौक चौराहों पर फैसले का विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सांसद लालचंद मल्ही ने मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया है। मंदिर पर सबसे ताज़ा आपत्ति धार्मिक संस्था जामिया अशरफिया की तरफ से आई है। उसने फतवा जारी करके दलील रखी कि अल्पसंख्यक समुदायों के पूजा घरों का रखरखाव करने में सरकारी पैसे खर्च किए जा सकते हैं, मगर गैर मुसलमानों के लिए नए पूजा घर बनाए नहीं जा सकते। इसके उलट कुछ लोगों की दलील है कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के विजन में हर पाकिस्तानी नागरिक रियासत के लिए बराबर है, फिर चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। इमरान खान की पार्टी के सांसद लालचंद मल्ही ने कहा है कि उन्हें विरोध की परवाह नहीं है और मंदिर निर्माण जारी रहेगा। इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंदिर बनाने के खिलाफ लगाई गई एक याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को भेजा गया है। याचिका लगाने वाले ने कहा है कि मंदिर वाली योजना राजधानी के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान में नहीं आती, यानी मजहबी नजरिए के अलावा कानूनी पेचीदगियां भी मंदिर निर्माण के आड़े आ सकती हैं। इस्लामाबाद में पहले मंदिर निर्माण के लिए धनराशि मंजूर करके इमरान खान सरकार अल्पसंख्यक हितों की चैंपियन बनने चली तो थी, मगर अब उसका सामना उन कट्टरपंथी तत्वों से होगा जिनसे पहले की सरकारें भी टकराती रही हैं। इस मुकाबले में तय होगा कि पाकिस्तान में असल चैंपियन कौन है। नितिन ठाकुर, आज तक रेडियो। और अब बात अमेरिका की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार की गहमा गहमी तेज हो गई है। कोरोना संकट के बीच इस बार दुनिया भर में चुनाव प्रचार का तरीका बदल रहा है। हर तरफ डिजिटल माध्यमों पर जोर दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारतीय मूल की मेघा राज को अपने डिजिटल कैंपेन का प्रमुख बनाया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। दुनिया भर में कोरोना से सबसे संक्रमित देश अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप का सामना डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो बाइडेन से है। कोरोना संकट के कारण इस बार न तो रैलियां हो रही हैं और न ही दोनों पार्टियां घर घर जाकर लोगों को अपने पक्ष में करने के मूड में हैं। यानी पूरा का पूरा चुनाव वर्चुअल होगा। डिजिटल माध्यमों के सहारे ही दोनों पक्ष मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करेंगे। अपने डिजिटल कैंपेन को और प्रभावी बनाने के लिए जो बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी मेधा राज को अपना नया डिजिटल प्रमुख बनाया है।
मेधा राज के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार निशांत श्रीवास्तव ने बताया, जो उनका उपलब्धि है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो उनका बैकग्राउंड इस तरह का था कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से ग्रेजुएट किया, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया। शुरुआत में उन्होंने छोटी जॉब से शुरू किया, कंसल्टेंट के पद से स्टार्ट किया था। एक समय ऐसा भी आया जब वो कैलिफोर्निया गवर्नर गेविन क्रिस्टोफर के डिजिटल टीम मेंबर रही। इसके साथ ही उन्होंने पीट बुटिजेग के प्रचार अभियान में भी कार्य किया था। डिजिटल प्रचार के लिए बाइडेन ने 4 लोगों की एक टीम तैयार की है, जिसका अध्यक्ष मेधा राज को बनाया गया है। इस टीम के 4 लोगों का काम ऑनलाइन माध्यम से प्रचार की स्ट्रैटेजी बनाना, कंटेंट तैयार करना और प्रचार के लिए फंड जुटाना है। डिजिटल प्रचार के जरिए मेधा का काम नतीजों को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाने का होगा। मेधा इस जिम्मेदारी के मिलने से बेहद खुश हैं। मेधा ने अपने लिंक्डइन अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा है कि वो रोमांचित महसूस कर रही हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए अब 130 दिन बचे हैं और हम एक भी मिनट बर्बाद नहीं कर सकते। पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका में भारतीय लोगों का रचनात्मक योगदान बढ़ा है। मैक्सिकन समुदाय के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा समुदाय इस समय अमेरिका में है वो भारतीयों का ही है। और भारतीय समुदाय की जो विशेष बातें हैं कि ये बहुत संगठित समुदाय है, सबसे शिक्षित समुदायों में से है। आज आप अगर देखें तो जितने भी प्रमुख वहाँ के संगठन हैं, विशेषकर IT सेक्टर के, उन सेक्टर्स में प्रमुख पदों पर भारतीय बैठे हुए हैं। आप अरविंद कृष्णा जी जो कि अभी हाल ही में जनवरी में IBM में CEO बनाए गए, संदीप मसरानी जो WeWork में बनाए गए, या आप सुंदर पिचाई जी के बारे में बात करें, शांतनु नारायण की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं सत्यनारायण नडेला के बारे में बात करें, तो पूरी एक लिस्ट है जिसमें भारतीयों को प्रमुख पदों पर पाते हैं। इसके अलावा कमला हैरिस, निकी हेली, बॉबी जिंदल, ये राजनीतिक फील्ड में बड़े नामों के रूप में उभर के आ रहे हैं, महत्वपूर्ण नामों के रूप में उभर के आ रहे हैं। देखना होगा कि नेता आमने सामने न जाकर क्या कैमरे और मोबाइल के जरिए जनता का दिल छू पाएंगे। आनंद श्रीवास्तव, आज तक रेडियो। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अब आप हमें गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अपना फीडबैक आप हमें radio@aajtak.com पर जरूर भेजें। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।